हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी लेवल अप बीपीएससी के चैनल पे आपका स्वागत है। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। तो इस रिगार्डिंग आपको पता ही है, वी आर रनिंग अ क्रैश कोर्स, जहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि एक छोटे से ही टाइम में आपको सही ठीक ठाक रिवीजन दे दिया जाए। एंड जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब्जेक्ट, वो है पॉलिटी। और पॉलिटी में हमने ये अप्रोच लिया है कि कई सारे एमसीक्यूज के थ्रू हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम जब आपने जो वीडियो देखा था हमारा, उसमें हमने प्रियम्बल, सिटीजनशिप और कुछ बेसिक चीजें जो पॉलिटी के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स एंड मौलिक अधिकारों के बारे में। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, अराउंड 40-45 क्वेश्चंस के थ्रू हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें से वो क्वेश्चंस भी होंगे जो बीपीएससी ने या फिर किसी और स्टेट पीसीएस ने अपने अपने एग्जामिनेशन पे पूछा है। तो काफी रेलेवेंट तरीके से हमने क्वेश्चंस पिक किया है कि जो पीसीएस अपने तरीके से पूछती है, उन्हीं तरह के क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस दी जाए। और अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से कोशिश हमारी ये है कि फंडामेंटल राइट पूरा कवर हो जाए। इसी सीक्वेंस में हम ऐसे ही बाकी सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। आगे डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, उसके बाद पार्लियामेंट, संसद भवन के बारे में, राज्य विधायिका के बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, पंचायती राज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम कुछ ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी सीक्वेंस में। और आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको लगातार क्वेश्चंस के थ्रू हमारी कोशिश ये है कि पूरी की पूरी पॉलिटी आपको रिवाइज करा दी जाए। तो चूंकि आप अभी तक जान चुके हैं, हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में, काफी शॉर्ट में, काफी जल्दी ही। और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था कि जो नागरिक हैं या फिर गैर नागरिक भी हैं, उनको कुछ ऐसे अधिकार दिए जाए। क्योंकि 250 साल लगभग हमने ब्रिटिश गुलामी में ऐसे जिया था जहां पे अधिकारों की कोई चर्चा ही नहीं थी। तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का इल्म रखा। और इसके बाद अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 टू 35, मैं आपको लिख के भी बताऊंगा। आपको इन सारी चीजों की नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के तो बकायदा आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू आपको लेवल अप बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल में मिलता ही है। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन करेंगे तो क्लास के बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये जो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको मिल जाता है। कुछ ऐसी चीजें जो डिस्कशन के दौरान इस वीडियो के थ्रू आपको नई चीजें जानने को मिलती है, तो एक छोटे से पेज पे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में अपने जो आपने एक एकीकृत, इंटीग्रेटेड या एक कंसोलिडेटेड वर्जन बनाया होगा अपने नोट्स का, उसमें आप लिख सकते हैं। ये जो बेसिक डिटेल्स है, आई थिंक आपको पता ही होगी। तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भाग 3 जो है संविधान का, वो किस चीज के बारे में बात करता है? तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। फंडामेंटल राइट्स को मौलिक या फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बात तो ये संविधान द्वारा प्रदत्त है, संविधान ने इसको खुद स्पेसिफिकली लिख के बताया है भाग 3 में, जैसा आपने देखा। और दूसरा ये, जिसमें जितने भी तरीके की राइट की बात की गई है, चाहे वो सोशल राइट हो, सामाजिक अधिकार हो, आर्थिक राइट्स हो, इकोनॉमिक राइट्स हो, या फिर पॉलिटिकल राइट यानी राजनीतिक अधिकार हो, ये जो सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ये सब किसी भी सामान्य नागरिक के ओवरऑल लाइफ के लिए, एक गरिमापूर्ण जिंदगी के लिए, डिग्निफाइड लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। दीज आर वेरी वेरी फंडामेंटल, बहुत एसेंशियल है, तभी तो इसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। वैसे अगर आप तुलना करेंगे तो कई प्रकार के राइट यानी अधिकार होते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं, एक तो आपने देख लिया फंडामेंटल राइट, एक प्रकार का जो राइट होता है वो होता है फंडामेंटल राइट। दूसरा, जिसको आप मौलिक अधिकार भी बोलते हैं या मूलभूत अधिकार भी बोलते हैं। दूसरा होता है लीगल राइट, और इंग्लिश में इसका एक और नाम है स्टैट्यूटरी राइट, और इसको आप वैधानिक या कानूनी अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, कानूनी अधिकार। तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार, यानी संवैधानिक अधिकार।
फिर आपने सुना होगा ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के बारे में। नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकार के बारे में। ये कई तरीके के अधिकार जितने भी जनता को मिलते हैं या फिर किसी को भी मिले हैं कुछ अधिकार, उसको हम इन भागों में बांट सकते हैं। तो अगर आपको मैं पूछता हूं कि आपको हवा, पानी पीने के लिए, हवा में सांस लेने के लिए, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की आदेश की या उसकी इच्छा की, उसके परमिशन की जरूरत तो नहीं है। अगर आप इस नेचर में पैदा हुए हैं तो उस नेचर ने ही आपको कुछ अधिकार दिया है। जैसे जीने का भी अधिकार है आपका, नेचर ने पैदा किया है, नेचर ही एक ऐसी वस्तु है जो आपसे जीने का अधिकार छीन सकती है। हवा में सांस लेने का अधिकार, ये सारी चीजें जो नेचुरल राइट्स है, नेचर के प्रति आपके जो अधिकार है और नेचर से मिले हुए जो आपके अधिकार हैं, उनको हम प्राकृतिक यानी नेचुरल राइट्स बोल सकते हैं। कहते हैं कि ईश्वर ने हमें दी है, भगवान ने हमें दिया है। दूसरा होता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में देश की कोई सीमा नहीं होती, कलर की, क्रीड की, जाति की कोई सीमा नहीं होती। अगर एक इंसान को कोई अधिकार मिला हुआ है तो वो पूरे विश्व में सारे इंसानों के पास वो अधिकार होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो देश का ही भेदभाव क्यों ना हो, चाहे वो जाति का ही भेदभाव क्यों ना हो, या किसी भी प्रकार के लिमिटेशन के बिना जो अधिकार मिलते हैं उसे हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, यानी मानवाधिकार बोलते हैं। मानवाधिकार हर देश के संविधान में निहित नहीं हो सकता। हमारे देश के संविधान में मानवाधिकार का कोई चैप्टर तो नहीं है, क्योंकि हमने मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का एक चैप्टर बनाया हुआ है। लेकिन मानवाधिकार जो वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हो रही थी, तो यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में साइन किया गया यूएनओ के बनने के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने के बाद। अब आपको पता ही है कि हमारा जो संविधान बना वो 1950 में बना। यूडीएचआर हमारे सामने पहले ही था, तो उसमें से बहुत सारे अधिकारों को, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसमें से बहुत सारे अधिकारों को आप देखोगे कि हमारे फंडामेंटल राइट में ही निहित कर लिया गया है, उसमें शामिल कर लिया गया है। बहरहाल ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ये वैसे अधिकार हैं जो एसेंशियल हैं किसी भी आम इंसान के, ह्यूमन के, मानव के जीवन के लिए, एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए। इसमें एजुकेशन, प्राइवेसी, काम करना, जिंदगी का अधिकार, ये सारी चीजें ह्यूमन राइट्स में भी शामिल है। इसमें से कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी शामिल है, लेकिन यूनिवर्सल जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स है, वो वैश्विक स्तर पे लोगों को प्राप्त है। इस पे राज्य की, देश की कोई सीमा नहीं होती। और जो विश्व स्तर पे एक दस्तावेज है उसको यूडीएचआर बोलते हैं, यानी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है। तीसरा जो आपके सामने है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी संविधान में लिखे हुए जितने भी अधिकार हैं वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहलाते हैं। आप इस बात से कंफ्यूज मत करना कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट दिए हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। जैसे राइट टू वोट, वोट देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है। ये भी एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार तो नहीं है। मौलिक अधिकार जैसा मैंने बताया वही अधिकार जो भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 में जो अधिकार दिए हैं, सिर्फ वही है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। इसके अलावा राइट टू ट्रेड, व्यापार करने का, जैसे बिहार का व्यापार उत्तर प्रदेश के साथ हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन का, ये दोनों राज्यों के पास अधिकार है। ये भी एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट में तो नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान मौलिक अधिकारों के अलावा भी कुछ ऐसे अधिकार देता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिनको एक साथ एक भाग में रखा गया है। इसके अलावा भी संविधान और भी कई सारे अधिकार देता है। संविधान अपने आप में क्या है? कानून है, इस देश का सबसे इंपॉर्टेंट कानून है, सबसे ऑर्गेनिक लॉ है, सबसे बड़ा कानून है, और इसी से बाकी सारे कानून अपनी वैधता को निर्धारित करते हैं। अगर कोई भी कानून संविधान के विपरीत है तो इस देश में टिक नहीं सकता, चल नहीं सकता। लेकिन कुछ अधिकार किसी और कानून के द्वारा भी मिलते हैं जो संविधान में तो कहीं नहीं लिखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे, जैसे आपने सुना होगा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। तो मनरेगा एक ऐसा अधिनियम है जो 100 दिनों की रोजगार मुहैया कराने की अधिकार देता है।
अब ये 100 दिन का जो रोजगार है, ये ना तो संविधान में लिखा है और ना ही मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में आता है, ना ही ये इसको हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स बोल सकते हैं। तो ये जो अधिकार है वो कहां से मिला? तो मनरेगा का अधिनियम बनने के बाद मिला। जैसे सूचना का अधिकार कब मिला? सूचना का अधिकार कानून पास होने के बाद मिला। तो कुछ ऐसे अधिकार जो होते हैं जो कानून के द्वारा मिलते हैं, संविधान में तो नहीं लिखे हैं, किसी और कानून में लिखे हैं, उसे हम लीगल राइट यानी कि वैधानिक अधिकार बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट्स तो डेफिनेशन और परिभाषा तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, 12 से 35 अनुच्छेद में लिखे हुए वैसे अधिकार जो मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरियात थे, उसको मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल कर लिया गया। फर्क क्यों है? क्योंकि अब देखो, अगर मौलिक अधिकारों को बदलना है तो क्या करना पड़ता है? संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। और संशोधन मौलिक अधिकारों में करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी संवैधानिक संशोधन अगर संसद भवन करती है और वो भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे को तोड़ता है या उसको खंडित करता है, तो उस संशोधन को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी मौलिक अधिकार लिए तो जा सकते हैं, उसमें संशोधन तो संभव है, लेकिन बहुत मुश्किल है। यानी वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड और सुरक्षित अधिकार है। जो संवैधानिक अधिकार है सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं है, यानी ये वाली श्रेणी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसमें संशोधन संभव है। जैसे अनुच्छेद 326 की बात की, राइट टू वोट, उसमें भी संशोधन संभव है, लेकिन वो संशोधन कैसे होगा? संसद भवन द्वारा 2/3 बहुमत से ही होगा। लेकिन ये जो लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट, वैधानिक अधिकार है, इसको संसद भवन एक सामान्य विधेयक, सामान्य कानून लाके भी संशोधित कर सकती है। जैसे मनरेगा एक अधिनियम के थ्रू अधिकार देता है, दूसरी अधिनियम यानी दूसरे एक्ट के थ्रू संसद भवन उसको खत्म भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है। यहाँ पे मैं जो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और वो काफी सुरक्षित है। लेकिन लीगल राइट को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत यानी 50%, 1/2 की ही और उससे एक ज्यादा की ही जरूरत होती है। तो जो सबसे प्रोटेक्टेड है वो कौन है? वो मौलिक अधिकार है। ये कुछ श्रेणियां हैं मौलिक अधिकारों की जो आपने देखी। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कुल 6 तरीके के मौलिक अधिकार जो हैं वो आपको मिले हुए हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा है, और अनुच्छेद 13 ये भी बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून संसद भवन या राज्य नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का खंडन करे। तो संसद भवन के ऊपर एक लगाम लगाई गई है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो स्टेट के विपरीत नागरिकों को मिला एक संरक्षण है, एक क्लेम। ठीक है, अब जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी शुरू होती है, वो पहला जो है वो 14 से लेके 18 तक है और इसमें समानता का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। फिर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें 23 में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार के विपरीत, और 24 में जो है वो क्या है? वो चाइल्ड लेबर के विपरीत यानी चाइल्ड लेबर के रोकथाम के लिए अधिकार मिले हैं, वो 24 में। 25 से लेके 28 तक जो अधिकार हैं आपके पास, अनुच्छेद 25 से 28 तक, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। जैसे इस देश में हर व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना धर्म चुन सकता है। 29 और 30 में अल्पसंख्यक समाज को अपनी कल्चर और अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थान लगाने का और उसको स्वचालित करने का अधिकार मिला हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 32 में जो अधिकार मिला हुआ है उसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है ये, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको बोला है कि इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को बोला है, क्योंकि अनुच्छेद 32 एक ऐसा अधिकार है जो आपको ये बताता है, ये अधिकार देता है कि अगर इनमें से कोई भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अधिकारों को लागू करने का भी एक अधिकार यानी संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में आपके लिए दिया गया। तो ऐसे 6 तरीके के अधिकार हैं। इससे पहले एक और अधिकार होता था मौलिक अधिकार, जिसको आप प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार बोलते हैं।
तो संपत्ति का जो अधिकार है इसको 44वें संवैधानिक संशोधन में यहां से हटा दिया गया था। तो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 से इसको मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर कहां ले गया गया, अनुच्छेद 300A। ये बड़ा ए है, बड़ा ए और बी जब भी आप देखें किसी कानून में लगा हुआ तो ये दर्शाता है कि ये संशोधन यानी अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है। और कहीं भी आप देखते होंगे कि ऐसे मान लीजिए 201 या फिर 200A छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये ओरिजिनल संविधान का हिस्सा है। ये जो बड़ा वाला है ये संशोधन दर्शाता है। तो 44वें संवैधानिक संशोधन से जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल के कहां ले गए, लीगल राइट, यानी सिंपली एक लीगल राइट बना दिया है, क्योंकि सारे लोगों के पास संपत्ति का अधिकार तो है लेकिन उसको जो राज्य है, सरकार है, कभी भी एक कानून बना के उससे वापस ले सकती है। लीगल राइट यानी कि कानून के थ्रू आपको मिला हुआ है और कानून के थ्रू आपको वापस लिया जा सकता है। तो कुछ एक ब्रीफ आइडिया है ये मौलिक अधिकारों के बारे में। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और जिस तरीके की टॉपिक्स पे क्वेश्चन होंगे हम उसको और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जो है एक आइडिया लग गया है, इसमें और भी सारी चीजें हैं, हम उसको क्वेश्चंस में करना है इसलिए मैंने इसी इधर उतना डिटेल में नहीं डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये है, बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इस देश में अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसको लागू करने की जो शक्तियां है किसके पास है। अभी अनुच्छेद 32 में बता रहा था कि अगर किसी का भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कहां जा सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यानी लागू कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। तभी तो उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार। जो संवैधानिक उपचार है उसको लागू करने का अधिकार किसके पास है, उच्चतम न्यायालय के पास। देखिए भारत में सभी न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। देखिए तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस आ रहा है वो क्या है, डी सुप्रीम कोर्ट का तो अनुच्छेद 32 में मैंने आपको बता ही दिया। और वैसा ही एक अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 226 जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को भी ये अधिकार देता है मौलिक अधिकारों को लागू करने का, ठीक है। आंसर क्या है इसका, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का डी। अब तक आप लोगों ने अगर गेस किया, सही किया तो बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में है कि क्या इसमें किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैनॉट बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ इमरजेंसी, विल ऑफ प्रेसिडेंट, और कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किए जा सकते हैं, या आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। और आपका फेवरेट ई ऑप्शन है। देखिए तो मौलिक अधिकार तो वैसे हमको मिला हुआ है और इसकी सुरक्षा भी अनुच्छेद 32 के द्वारा गारंटी की गई है, लेकिन एक ऐसा प्रावधान है हमारे देश में जो बात करता है अनुच्छेद 358 के अंदर और अनुच्छेद 359 के अंदर। 358 और 59 में क्या लिखा है कि अगर इस देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगता है और वो इमरजेंसी लगने का जो आधार है, यानी किसी देश के साथ हमारी लड़ाई हो रही हो या किसी बाहर वाले ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया है बाह्य आक्रमण के द्वारा, तो उस समय राष्ट्र में आपातकाल लगाई जा सकती है। ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की जो शक्ति है वो किनके पास है, राष्ट्रपति महोदय के पास है, अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के अंदर। तो 352 के अंदर दो बिना पे, दो ग्राउंड पे आपातकाल लगाई जा सकती है। पहला है लड़ाई, युद्ध या बाह्य आक्रमण, ये पहला ग्राउंड हो गया। दूसरा ग्राउंड क्या है, आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह। पहले यहाँ पे जो इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक दिक्कतें, आंतरिक सुरक्षा का मामला लिखा हुआ था, लेकिन जब 1975 में हमारे देश में इस शब्द का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल लगाया गया तो उसको बचाने के लिए कि भविष्य में कुछ ऐसा ना हो, संविधान में संशोधन किया गया और इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक गड़बड़ी के जगह पे अब क्या लिख दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह। तो इस देश में राष्ट्रीय आपातकाल दो समय में लगाया जा सकता है, युद्ध के समय में और दूसरा आंतरिक रूप में अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो आपातकाल लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 358 ये कह रहा है कि अगर युद्ध के कारण देश में आपातकाल घोषित हुआ है तो उस समय अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। मतलब अगर किसी के साथ हमारी लड़ाई हो गई
तो अनुच्छेद 19 में जो आपको स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं, वचन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में एक दूसरे जगह घूमने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन खोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये सारी अपने व्यवसाय की स्वतंत्रता, तो ये सारी स्वतंत्रताएं आपकी स्वतः निलंबित होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे परमानेंटली छीन ली जाएगी, बट जब तक आपातकाल रहेगा तब तक निलंबित रहेगी, अगर देश में युद्ध के कारण आपातकाल घोषित की गई हो तो स्वतः निलंबित हो जाएगी। ये अनुच्छेद 358 बोलता है। क्या दूसरे मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं या नहीं, तो उसकी जो प्रावधान है वो 359 आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 359 ये बोलता है कि अगर किसी और भी कारणों से भी आपातकाल लगता है, इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इवन ड्यू टू एनी अदर रीजंस, देन आल्सो फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी और कारणों से भी देश में आपातकाल की घोषणा होती है, उस समय भी जो मौलिक अधिकार हैं निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ दो मौलिक अधिकार हैं जो कभी निलंबित नहीं होते हैं, अनुच्छेद 20 में दिए हुए मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 में। 20 में कुछ कन्विक्शन यानी सजा से बचाने के लिए कुछ अधिकार दिए हुए हैं, चर्चा करेंगे हम उसके बारे में। और अनुच्छेद 21 आपको पता होगा, बहुत फेमस, जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। तो ये जो दोनों अधिकार है कभी निलंबित नहीं होते। इसके अलावा आपातकाल के दौरान बाकी सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो इस हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो क्या है, अब तक आप गेस कर चुके होंगे। ऑप्शंस को दोबारा से देखिए, गेस करने की जरूरत नहीं है, आपके पास आंसर है इसका इस डिस्कशन के बाद। तो आंसर इसका डी होना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपातकाल के दौरान। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, न्यायोचित है, लचीला है, कठोर है। इसको इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसेबल, फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड नन ऑफ द अबव। यहाँ पे फिर ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गलत है। तो जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि अगर मेरे पास किसी ने बोला कि आपको मैं 500 रुपए दूंगा, तो मुझे उसने अधिकार दिया 500 रुपए लेने का और उसकी जिम्मेवारी बनती है 500 रुपए मुझे देने का। या फिर आप दुकान में जाते हैं, 10 रुपए का कोई सामान आपसे पूछते हैं कि भाई साहब ये मैगी कितने की है, ये चावल की पैकेट कितने की है, बोलता 50 रुपए की है। तो अगर आप उसकी शर्तों को एक्सेप्ट करते हो तो आपने उसको 50 रुपए दे दिया, ठीक है। आप बहस कर सकते हैं, दाम के ऊपर कम ज्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा। लेकिन अगर आप तय राशि पे मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं उसको, तो आपने उसको 50 रुपए दे दिया। अब 50 रुपए देने के बाद वो जो चावल की पैकेट है, लेना आपका अधिकार है और देना उस व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर वो चावल का पैकेट 50 रुपए लेने के बाद देने से मना करता है, तो आप क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे और अपने अधिकार की क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना यानी उसको सजा भी देने का आप याचना करेंगे। इसको क्या बोलते हैं कि जस्टिसिएबल है, न्याय के द्वारा, कानून के द्वारा उसको लागू किया जा सकता है, इन्फोर्सिएबल किया जा सकता है। तो यही पूछ रहा है कि क्या जो मौलिक अधिकार है उसको लागू किया जा सकता है कि नहीं। थोड़ी देर पहले ही मैं आपको अनुच्छेद 32 के बारे में बता रहा था। अनुच्छेद 32 भी तो यही बोलता है कि किसी का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति जिसका मौलिक अधिकार का हनन होता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट भी जा सकता है 226 अनुच्छेद के अंतर्गत, बट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। सामान्य रूप से अगर आपका कोई भी मामला होता है, विवाद होता है, तो सीधा उच्चतम न्यायालय नहीं जाते हैं, सबसे निचली अदालत में जाते हैं। उसके बाद फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप उच्च न्यायालय में जाते हैं, फिर उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। लेकिन बात मौलिक अधिकारों की है, उस समय मौलिक अधिकारों के हनन के समय सीधा वो व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकता है, ये उसका अधिकार है। और उच्चतम न्यायालय क्या करेगी? अगर पाती है जायज मामला, इसके अधिकारों का हनन हुआ है, तो रिट जारी करके, 5 तरीके के रिट होते हैं, तो वो रिट जारी करके उसके अधिकारों को लागू करवाएगी। यानी जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है, न्याय संगत। ठीक है, आंसर जो हमारा होने वाला है वो ए, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है? जस्टिसिएबल है, उसको लागू किए जा सकते हैं, परिवर्तनीय है। यहाँ पे जो हिंदी में इसका आएगा प्रवर्तनीय।
यानी इसको अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? Who among the following persons said for the fundamental rights that it is a pledge to our people and a pact with the civilized world? निम्नलिखित में से किन लोगों ने कहा था कि हमारे लोगों के लिए जो मौलिक अधिकार है वो एक प्रतिज्ञा है और सभ्य दुनिया के साथ समझौता है? तो ये कहने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर यहाँ पे आना चाहिए आपका डी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पे आप शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, तो उन्होंने मौलिक अधिकारों के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, मौलिक अधिकारों के महत्व को दिखाते हुए एक वाक्य कहा है और वो वाक्य ये है। ठीक है, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, सब एक ही मतलब है। यहाँ पे कानून का शासन या विधि का शासन हो, दोनों समान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बीपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है, वन एक्ट एंड वन लॉ फॉर वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल, one act for all and one state for all, one state for all and one judiciary for all acts for one and one judiciary for all, none। सभी के लिए एक कार्य और सभी के लिए एक न्यायपालिका। कार्य नहीं, यहाँ पे कानून होना चाहिए। सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए जहां भी कार्य है वो एक्ट से आ गया है। सभी के लिए एक कार्य और कानून, और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायपालिका, सभी के लिए एक कार्य और सभी के लिए एक न्यायपालिका। देखिए, रूल ऑफ लॉ का जो बेसिक सिद्धांत है, पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद ये आप आंसर को निकाल पाएंगे सही। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि देश में किसी व्यक्ति विशेष का उसकी इच्छा के अनुसार शासन नहीं चलेगा। आप सुनते होंगे कि मोदी जी की सरकार है, मोदी सरकार है, या फिर नीतीश जी की सरकार है, नीतीश सरकार है, सुशासन सरकार है। हमारे देश में सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, जो शासन चलता है वो विधि का शासन चलता है। नीतीश जी या मोदी जी शासन इसलिए कर पा रहे हैं और सत्ता में इसलिए है क्योंकि कानून के द्वारा दी गई प्रक्रिया को वो फुलफिल कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। कानून की प्रक्रिया ये कहती है कि जिन भी व्यक्ति का लोकसभा में या विधानसभा में बहुमत होगा, उस दल का नेता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये क्या कहता है? विधि का शासन, विधि द्वारा प्रदत्त है तभी वो शासन कर रहे हैं। विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के जो सिद्धांत है उसके 3 भाग होते हैं, और जो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है, एवी डाइसी एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने दिया है एवी डाइसी, डाइसी करके उनका नाम है। तो वो क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ के 3 गुण है। पहला कि किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में अनुचित शक्तियां नहीं देनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर इन द हैंड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। यानी अगर किसी व्यक्ति विशेष को इतनी शक्तियां दे दी कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है, तो विधि का नहीं सुनेगा, वो अपनी मन की सुनेगा, किसी और का नहीं सुनेगा। तो इस समय विधि के शासन को खतरा है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में अनुचित शक्तियां या असीमित शक्तियां दी गई हैं, तो विधि के शासन का खंडन करता है। तो पहला सिद्धांत यह है विधि के शासन का कि आर्बिट्ररी पावर्स यानी असीमित शक्तियां किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देनी। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के प्रति सब लोग जो हैं वो समान हैं। चाहे एक देश के सबसे गणमान्य व्यक्ति के द्वारा ही कोई अपराध हो गया तो उनके ऊपर भी वही कानून लगेगा जो कि एक सामान्य नागरिक और गरीब व्यक्ति के ऊपर लगेगा। कानून सबके लिए बराबर है, कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी वन लॉ फॉर ऑल, सबके लिए सेम कानून, वन एक्ट फॉर ऑल। और उस कानून को पूरी करने वाली जो न्यायपालिका है वो भी भेदभाव नहीं करेगी कि तुम बिहार के नागरिक हो या फिर तुम यूपी के रहने वाले हो या फिर तुम एमपी के रहने वाले हो, इसका कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। न्यायपालिका एक है इस देश में, केंद्र से लेके आपके जिले तक न्यायपालिका एकीकृत है। तो आंसर इसका होना चाहिए वन एक्ट यानी एक कानून और एक न्यायपालिका, सबके लिए एक ही समान और एक ही रूप से काम करती है, वो है रूल ऑफ लॉ। किसी में कोई भेदभाव नहीं करना, किसी व्यक्ति विशेष को ऊंचला दर्जा नहीं देना और किसी को निचला दर्जा नहीं देना। जो कानून करता है, जो कानून के द्वारा लिखा गया है, वही इस देश में लागू होगा। आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, 44वीं बीपीएससी में काफी इजी सवाल पूछा हुआ है। उस समय बीपीएससी में 5वां ऑप्शन नहीं होता था, इसलिए पुराने वाले बीपीएससी के क्वेश्चन में 5 ऑप्शन नहीं डाले गए यहाँ भी। तो अब देखिए,
बी यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक में हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। भारत में मौलिक अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वे राज्य के विरुद्ध गारंटी है, इनकी गणना संविधान के भाग 3 में की गई है। वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करते हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के विपरीत हैं। और अब इन कोड में से दिए गए स्टेटमेंट से चुनिए। तो ये जो स्टेटमेंट है चौथा, ये गलत है, ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारा जो संविधान लिखा गया है कई देश के संविधानों को पढ़ने के बाद और वहां से कुछ कुछ इंस्पिरेशन लेने के बाद, वहां से कुछ कुछ प्रोविजंस उठा के हमारे यहाँ असेंबल करके लिखा गया है। तो जब हमारे देश में मौलिक अधिकारों की चैप्टर भाग लिखा जा रहा था, तो वहां से अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स से हमने बहुत इंस्पिरेशन लिया। तो वहां के बहुत सारे चीजें को हमने अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया है। भाषाएं अलग है, जैसे आप देखोगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे संविधान में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा गया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट मानती है कि दोनों एक ही चीज है। उसके ऊपर भी सवाल है जो आज आप करोगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वे राज्य के विरुद्ध दी गई गारंटी है, ये ट्रू है, क्योंकि संवैधानिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो आपको स्टेट के किसी भी अतिक्रमण से, कि वो क्या कहता है कि जो सरकार है वो किसी के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगी, सबको बराबरी का मौका देगी। तो किसके विरुद्ध हम अपना राइट क्लेम कर रहे हैं? सरकार से ही तो क्लेम कर रहे हैं। पहला आंसर ऑप्शन सही है। दूसरा, भाग 3 में दी गई है, अभी मैंने बता दिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करते हैं, यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है जब समाज में जाति, धर्म, लिंग आधार के कोई भेदभाव ना हो, तब उस सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय है। तो अनुच्छेद 15 देखो आप, वो क्या बोलता है? जाति, धर्म, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, और फिर आपका कास्ट, ओरिजिन, इसके आधार पे, जेंडर, लिंग के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। रेस, रिलीजन, सेक्स यानी जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब सामाजिक न्याय सुरक्षित करने की जो बात अनुच्छेद 15 में की गई है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि सबको ग्रो करने का एक समान अवसर मिले, सबको अपॉर्चुनिटी जो है वो समान मिले, आर्थिक अपॉर्चुनिटी समान मिले। तो अनुच्छेद 16 देखोगे यही बात करता है कि जितने भी इस देश के नागरिक हैं, सरकारी नौकरियों में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्म, जाति, लिंग और निवास स्थान पे। तो अनुच्छेद 16 में है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सबको बराबरी के बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, अपना बात रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट में इंश्योर की गई है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सी। देखते हैं क्या आ रहा है, आंसर सी है, ठीक है, क्योंकि चौथा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 14 अगर आप पढ़ोगे तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं नो पर्सन शैल बी डिनाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो यहाँ पे आपको शब्द निकलते आते हैं। पहला है कानून के प्रति समानता, कानून के प्रति समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको क्या बोलते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। ये दोनों जो थ्योरी है वो कहां दिए गए हैं? अनुच्छेद 14 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिनाइड ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि हर व्यक्ति कानून के समान होगा, किसी को भी कानून के समक्ष असमान रूप से नहीं देखेगा। विधि जो है कानून सबको बराबरी ट्रीट करेगी। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कि मान लेते हैं कि 5 लोग हैं समाज में, अब एक का पेट भरा हुआ है, एक ने खाना खा लिया है लेकिन उसको प्यास लगी है, और दूसरे को खाना भी, भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। अब आप सबके लिए मिठाई लेके आ जाओ। जिसको प्यास लगी है वो सिर्फ मिठाई खा के अपनी प्यास बुझा सकता है, जिसको ऑलरेडी खाना खा चुका है, उसके पेट में जगह नहीं है, पानी पीना है बस उसको, वो मिठाई लेके क्या करेगा? और जिसको भूख और प्यास दोनों लगी है वो मिठाई तो खा लेगा लेकिन उसको पानी की भी जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि समाज में जो जितने भी व्यक्ति हैं उनकी स्थिति समान नहीं होती। तो जब आप कोई फैसला लेते हो तो एक फैसला सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते। जो फैसला है वो एक ग्रुप के लोगों के लिए जो समान स्थिति में है, जिनको भूख लगी उन सबको खाना दो, जिनको प्यास लगी उन सबको पानी दो। तो वही जो कॉन्सेप्ट है कि एक समान व्यक्तियों के ऊपर एक समान कानून लागू होगा,
जो अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो जितनी भी महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो मां बनेंगी, उनको सरकार एक अधिकार दे के रखती है कि आप 12 हफ्ते तक मुफ्त में आप घर रहिए, अपनी देखभाल करिए। आपको जितने भी काम ना करने के कारण लॉस होगा, वो एम्प्लॉयर, सरकार, अगर सरकारी नौकरी में, तो वो उसको फ्री में वेतन देगी। ठीक है। अब मैटरनिटी बेनिफिट किनको चाहिए? जो सारी महिलाएं हैं, जो मां बन सकती हैं, जो मां बन ही नहीं सकते यानी पुरुष, उनको क्यों चाहिए मैटरनिटी बेनिफिट? तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो एक समान लोग थे, महिलाएं, उनके ऊपर हमने मैटरनिटी बेनिफिट अधिनियम लागू कर दिया। उनके अंदर भेदभाव नहीं कर सकता, जितने भी महिलाएं हैं उनके ऊपर इक्वलिटी बिफोर लॉ लगेगा, उनको बराबरी से देखा जाएगा। तो ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये हो गया कि दो अलग अलग व्यक्ति है, दो अलग अलग रूप में, दो अलग अलग स्थिति में है, उनको बराबरी से करेंगे तो वो अन्याय हो जाएगा। यानी अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट पुरुष को भी दे दिए तो फिर महिलाओं को क्या फायदा होगा? इस वजह से जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें यह देखा जाता है कि जो ग्रुप एक समान है उसको एक समान स्थिति मानकर उसके ऊपर एक समान कानून लगाया जाए, जो भिन्न है उनके ऊपर भिन्न कानून लगाया जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि का, कानून का समान संरक्षण। ये दोनों जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 14 में दिए गए हैं हमारे संविधान के। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का है वो ब्रिटिश ओरिजिन का है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से शुरू हुआ इसकी, तो वो अमेरिकन ओरिजिन का है। आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद, अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के साथ निजी और गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है? यानी स्कूलों में, कॉलेजेस में एडमिशन में जो आरक्षण मिलता है, क्या वो संवैधानिक है? अगर है तो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15(5) में। अनुच्छेद 15(5) यानी यह देखिए बी, इसमें सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला अनुच्छेद 15(5) में दिया गया है। फिर से बीपीएससी 45th बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि अनुच्छेद 13 क्या बोलता है। अनुच्छेद 13 कि राज्य यानी सरकार, सरकार के कोई भी अंग, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकती जो किसी भी मौलिक अधिकारों का खंडन करे, उसके विपरीत। यानी कि मौलिक अधिकार बड़े हैं किससे? संविधान के कानून, राज्य के या फिर संसद के विधियों से, कानून से। कोई भी कानून ऐसा पारित नहीं कर सकती। तो वरीयता किसको दी गई है? मौलिक अधिकारों को, सामान्य कानूनों को नहीं। अगर कोई भी कानून, चाहे वो संसद ने ही पास किया हो, मौलिक अधिकारों का खंडन करता है तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा, और उसका कोई भी प्रभाव जनता के ऊपर नहीं होगा। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशियरी को अनुच्छेद 13 के अंदर मिलती है। तभी तो बोला गया जुडिशियरी इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 13 के अंदर यह प्रावधान है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, चाहे वो राज्य की विधायिका बनाए या केंद्र की विधायिका बनाए। तो वरीयता किसको मिली है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस मुद्दे पे था? तो आपको पता होगा कि देश में ओबीसी की स्थिति पे वीकर क्लास सेक्शन बनाया गया था। तो पहला काका केलकर के अंदर बना था, और दूसरा मंडल कमीशन यानी मंडल आयोग बना था। मंडल कमीशन के आयोग को लागू कर दिया गया वीपी सिंह सरकार के द्वारा। तो जो रिजर्वेशन की जो सीमा है वो लगभग 49% तक पहुंच गई थी। इस मामले को अदालत में चुनौती दी गई। इस फैसले को इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत फेमस केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक मानते हुए उस पे फैसले पे मुहर लगाई कि हाँ जी, जो ओबीसी आरक्षण है वो संवैधानिक है। लेकिन इंदिरा साहनी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट फिक्स कर दी थी कि जो जातिगत आधार पे आरक्षण होगा वो 50% से ऊपर नहीं हो सकता। तो इंदिरा साहनी केस जो है वो किस मामले के ऊपर है? वो सरकारी रोजगार में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के संबंध में। बुनियादी संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी,
ये बहुत ही फेमस केशवानंद भारती केस, आपको मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में कि 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला आया, जो ये बताता है कि संसद भवन कुछ भी बदल तो सकती है संविधान में, लेकिन उस बदलने का असर संविधान के मूलभूत ढांचा यानी बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर पे नहीं होना चाहिए। तो बुनियादी संरचना का जो सिद्धांत है केशवानंद भारती केस से आया है 1973 का, इस ईयर 50 साल हो गया है। तो आप क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ जाए, अगर आ जाए तो बढ़िया है, आपकी तैयारी रहेगी, नहीं आए तो वो आयोग का फैसला है। आंसर इसका ए रहेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अलग श्रेणी के अंदर आता है? तो जो आर्टिकल है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ये सब किसके बारे में बात करता है? इक्वलिटी के बारे में। 19 जो है वो फ्रीडम, मैंने आपको क्लासिफाई करके बताया था, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये इन सब से अलग है। जो अनुच्छेद होना चाहिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो इसमें जो अनुच्छेद 19 है ये इन सब से भिन्न है, क्योंकि बाकी जो 3 है 14, 15, 16 वो समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। तो आंसर जो है वो आपका है डी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 खतरनाक कार्यों से संबंधित कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। क्या वो पूर्ण रूप से लगाता है या आंशिक रूप से लगाता है? तो जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके ऊपर हजारडस एक्टिविटीज में किसी भी तरह की काम करने की अनुमति नहीं है, ये ऐसा संविधान का अनुच्छेद 24 बोलता है। तो पूर्ण निषेध है। हजारडस काम जितने भी होते, खतरनाक कार्य होते, जैसे पटाखे की फैक्ट्री में काम करना, माचिस की फैक्ट्री में काम करना, रोड साइड हाईवे के सामने ढाबे पे काम करना, तो ये सब हजारडस एक्टिविटी की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे जगहों पे बच्चों का एम्प्लॉयमेंट ये पूर्ण निषेध है। आंसर होना चाहिए ए, पूर्ण रूप से बैन किया गया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के साथ संबंधित है? अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। 43वें बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ सवाल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस? अनुच्छेद 19(1)(a) में आप पाते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसी में जो प्रेस की भी अपनी एक वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वहीं से निकल के आता है। वचन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी निकल के आती है। आंसर होना चाहिए ए, अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? आपको पता है कि जितने भी मौलिक अधिकार हमें दिए गए कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, अपने आप में अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, सबके ऊपर एक प्रतिबंध है। प्रतिबंधित है वो अधिकार है, अप्रतिबंधित नहीं है। एक लिमिटेशन लगी हुई है और लिमिटेशन को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम बोलते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 तरह के जो स्वतंत्रताएं हैं वो हमें मिली हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई लिमिटेशन लगाई हुआ है। जो वचन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर जैसे बहुत सारे लिमिटेशन लगे हैं। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया यानी भारत की संप्रभुता, पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक सामाजिक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशन ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस मतलब अपराध के लिए किसी को उकसाना। मान लीजिए कोई कहता है कि मेरी तो वचन की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब आप किसी को अपराध करने के लिए थोड़ी ना उकसा सकते हैं, इसके प्रतिबंध लगा हुआ है। किस चीज का इसमें प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है? तो अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म यानी अशोभनीय आलोचना, ये मेंशन नहीं है प्रतिबंधों की सूची में। हाँ, अगर यहाँ पे मानहानि यानी डिफेमेशन होता तो वो एक प्रतिबंध है जो लगा हुआ है इसके ऊपर, वचन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर। ये भी है संप्रभुता प्रतिबंध करता है, सार्वजनिक व्यवस्था भी करता है, न्यायालय की अवमानना भी है, लेकिन क्या नहीं है वो है अशोभनीय आलोचना। हमारा आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि पूछ रहा है किसके आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। पहले 3 के आधार पर लगाया जा सकता है प्रतिबंध। भारतीय गणराज्य
कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन रिपब्लिक प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे, उसमें क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 है इसका सही जवाब। किसी भी व्यक्ति से उसकी जीने की स्वतंत्रता और उसकी व्यक्तिगत आजादी नहीं छीनी जा सकती अनलेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्रोवाइड्स फॉर दैट। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। तो अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है वो क्या कहता है, सब्जेक्ट टू, यानी कुछ चीजों के बाद, कुछ चीजों की प्रतिबंध। पहले वो जो 25 है वो प्रतिबंध लगाता है, फिर आपको अधिकार देता है। और क्या है वो, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर फंडामेंटल राइट। सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मोरालिटी, इन सब का प्रतिबंध लगा हुआ है। नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था। मानववाद या मानवतावाद का प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे। आप अपना धर्म का चयन कर सकते हैं, लेकिन आपके धर्म सार्वजनिक व्यवस्था के आड़े नहीं आना चाहिए, जनता के स्वास्थ्य के आड़े नहीं आना चाहिए, और अनैतिक तरीके से आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म का कोई प्रतिबंध नहीं है। आंसर हमारा जो है वो है डी। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, ये होगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचार का अधिकार। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस रिट का जारी किया जा सकता है। तो देखो 5 तरीके के रिट होते हैं। 5 तरीके के रिट अलग अलग कारणों के समय दिए जाते हैं। मैं उनको बताता हूं कि अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 या 226 में वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम क्या करती है, रिट जारी करती है। तो पहला जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति को और गैर कानूनी तरीके से कहीं बांध के रख दिया गया हो, या पुलिस वाले ने उठा लिया हो और उसको पेश नहीं कर रहे हो अदालत के सामने, यानी इलीगल डिटेंशन के मामले में किसी की लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी रोक दी गई। अरेस्ट क्या होता है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे रोक, वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता, और ये गैर कानूनी तरीके से किया गया है, तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है ये। और ऐसा करने पे वो कोर्ट जा सकता है, या फिर अगर वो खुद बंद है तो उसके एवज में कोई और भी उसका दोस्त रिश्तेदार जा सकता है। तो कोर्ट उस समय हेबियस कॉर्पस का रिट जारी करती है, जिसको हम हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। तो इसका आंसर तो खैर आपको पता चल गया, सी है। लेकिन इसके अलावा कई और रिट होते हैं, जिसमें से कि एक है परमादेश यानी मैंडमस। ये कार्यपालिका को जारी किया जाता है कि अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट जो है आदेश देती है किसको, कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, उसको मैंडमस बोलते हैं। कोवारंटो, कोवारंटो का मतलब होता है आपका क्या अधिकार है, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या होता है कि अगर कोई सरकारी ऑफिस पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो उसके योग्य नहीं है, तो कोई व्यक्ति कोर्ट जाएगा और कोर्ट उससे पूछेगी कि आपका क्या अधिकार है जो आप इस सरकारी कुर्सी पे बैठे हो, इस पोस्ट पे हो। कोई घूस देके पहुंच गया, कोई घोटाला करके पहुंच गया, तो वैसे सिचुएशंस में को वारंटो का रिट जो है कोर्ट जारी करेगी और उससे पूछेगी कि अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि आप इस किस हैसियत से हैं। तो बोलेगा भाई साहब मैं एग्जाम क्वालिफाई करके आया हूँ, ये रहे मेरे दस्तावेज। अगर वो साबित कर देता है तो बढ़िया, नहीं करता है तो उसको उस पोस्ट से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं को वारंटो। प्रोहिबिशन जो उचली अदालत है वो निचली अदालत को देती है। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा कानून कार्य चल रहा है अदालत में जिससे किसी भी व्यक्ति के अधिकार को क्षति हो रही है, अदालत की, अपनी निचली अदालत की शक्ति नहीं थी किसी केस की सुनवाई करने की, फिर भी वो केस अपनी शक्ति से बाहर जाके सुनवाई कर रहे हैं, तो उस समय जो उचली अदालत है, जो उच्च अदालत है, वो नीचे वाली अदालत को एक प्रोहिबिशन के थ्रू आदेश देती है कि आप इस काम को रोको, उस काम को पहले सही किया जाएगा फिर ही आगे सुनवाई बढ़ेगी। तो ये होता है प्रोहिबिशन। इसके अलावा जो होता है सर्टियोररी, ये पांचवें तरीके का रिट है। इसमें अगर निचली अदालत का कोई फैसला है जो गलत है या अपनी अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके निचली अदालत ने कोई फैसला किया है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को अमान्य घोषित कर देती है, क्वैश कर देती है। तो सर्टियोररी का मतलब होता है क्वैश करना, ठीक है, खारिज करना। ये 5 तरीके के रिट होते हैं जो अनुच्छेद 32 के अंदर निकल के आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसी की लिबर्टी यानी उसकी स्वतंत्रता की हानि से बचाने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाएगा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाएगा।
निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो संसद भवन है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर तो सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट यानी उसके साथ छेड़छेड़, मूलभूत ढांचे के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। संसद भवन के पास संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार संशोधित करने की शक्ति तो है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का लिमिटेशन लगा हुआ है। तो आंसर है केशवानंद भारती के थ्रू ये फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। The scope of Article 21 of the Constitution was expanded to include right to education. Right to education किस फैसले के बाद? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को एक अधिकार के रूप में माना था। हालांकि बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1886वें संवैधानिक संशोधन के बाद 86th अमेंडमेंट के बाद, जो कि 2010 से लागू हो गया 1 अप्रैल से, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट संसद भवन में एक संशोधन किया संविधान में और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को एक अधिकार के रूप में ही घोषित कर दिया गया। उसके पहले शिक्षा एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार नहीं था। बीपीएसपी यानी अनुच्छेद 45 के अंदर वो एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते थे। 86वें संशोधन के बाद वो अब ये मौलिक अधिकार बन गया। और ये 86वां संशोधन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया था। वो जजमेंट क्या है? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। इस जजमेंट के थ्रू शिक्षा के अधिकार को स्वीकृत किया गया था। संविधान ने निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो मैंने आपको बताया 44वें संवैधानिक संशोधन से जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो मूलभूत अधिकारों की श्रेणी यानी फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटके कहां चला गया? लीगल राइट अनुच्छेद 300A का पार्ट हो गया। ये कौन से में आया था? 44वां यानी सी। अब जो संवैधानिक अधिकार है उसकी प्रकृति क्या है? तो वो एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300A के अंदर। आंसर है इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैच द फॉलोइंग करना है। तो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 23 में क्या दिया हुआ है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव व्यापार को रोकथाम करने के लिए मानव तस्करी का निषेध। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन। माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है वो अपने शैक्षणिक संस्थानों को बना सकते हैं और उसका प्रशासन खुद कर सकते हैं, खुद उसको संचालित कर सकते हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है, अनुच्छेद 31 में नहीं दिया गया है। तो जो ये है वो फॉल्स है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बोला गया है? तो जुडिशियरी को बोला गया है, न्यायपालिका को बोला गया है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? राइट टू इक्वल शेल्टर, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लिबर्टी। तो इक्वल शेल्टर का कोई ऐसा वर्णन नहीं है। इक्वल शेल्टर मतलब सबको बराबर से घर दे दिया जाए, निवास दे दिया जाए। ये राज्य की नीति हो सकती है, बीपीएसपी में है, लेकिन ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो बी सी डी स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास, धार्मिक स्वतंत्रता है, समानता है, ये सब है। क्या नहीं है? ए। तो ये आंसर जो है यहाँ पे ए होगा। किस केस में किस अनुच्छेद के अंदर झंडा फहराना यानी ध्वजारोहण, अगर आपको अपने घर के ऊपर झंडा फहराना है तो क्या ये अधिकार है आपके पास? वो अधिकार बिल्कुल है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो झंडा फहराना भी आपके देशभक्ति की अभिव्यक्ति है। किस अधिकार के अंदर आएगा? अनुच्छेद 19 के अंदर आएगा। अनुच्छेद 19A 1A यानी वचन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी होना चाहिए इसका आंसर, बी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की अधिकार की रक्षा करता है? तो एक लता सिंह वर्सेस यूपी का एक केस है। उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, तो इसके ऊपर स्वीकृति दी थी। अनुच्छेद 21 के अंदर आता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। तो निजी स्वतंत्रता है कि आपको अब जिंदगी किसके साथ शेयर करनी है, अपना लाइफ किसके साथ शेयर करना है,
उस व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। और ये अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। इस केस के अंदर, केस उतना आपके लिए प्री में इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो आप जानिए लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था। और लेकिन इसको किस अनुच्छेद के अंदर सुप्रीम कोर्ट मानती है, तो अनुच्छेद 21 के अंदर ही इसको मानती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। अगर किसी देश में लोग रह रहे हैं, मैंने सिटीजन के समय बताया था कि एक नागरिक हो सकते हैं। अगर इस देश में 1-2 करोड़ लोग एक साथ रह रहे हैं कहीं पे, या कितने भी लोग हैं, उसमें से अगर आपको विभाजन करना है तो एक साथ भारत के नागरिक होंगे और दूसरे जो विदेशी टूरिस्ट वगैरह आए हैं भारत में रह रहे हैं तो सामान्य लोग होंगे। तो कुछ अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों को मिले हुए हैं, बाकी किसी को भी मिले हुए हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इसके अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो किसको मिले हैं? सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। अभी से आप देखिए कि अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, ये मैंने कहा बताया था, अनुच्छेद 14 में है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ है? अनुच्छेद 15 में। पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, ये कहाँ है? चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, ये भी सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही मिला हुआ है। तो भारत, इनमें से कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स इन इंडिया? ऑल पर्सन्स में सिटीजन भी होते हैं और अदर्स भी होते हैं। जो कौन कौन अवेलेबल नहीं है ये देखना है, जो सारे लोगों को अवेलेबल नहीं है। तो 14, 15 और 19, तो 14 तो सबको अवेलेबल है, 15 और 19 जो सिर्फ और सिर्फ कानून के समक्ष समानता 14, ये किसको मिला हुआ है? ये सिटीजन्स को और बाकी लोगों को मिला हुआ है। ये 15 और 19 जो है ये सिर्फ सिटीजन्स को मिला हुआ है। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो किसको मिला हुआ है? वो भी सिटीजन्स को मिला हुआ है, लेकिन इसमें फिर रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये किसको मिला हुआ है? सिर्फ और सिर्फ वैसे लोग जो 18 साल के ऊपर होंगे, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1, 2 और 3 होना चाहिए। चुनाव लड़ने का अधिकार तो है इस देश में, सारे नागरिकों को है, लेकिन किन नागरिकों को है? जो 18 साल के ऊपर होंगे। तो बाकी सब भारत के सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है, लेकिन 25 साल और 21 साल का जो है उसमें है। अब चुनाव लड़ने का अधिकार सबको नहीं है। जो लोग सजा पा जाते हैं उनको भी चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता नहीं होती है। बाकी उनके विरुद्ध कानून के समक्ष स्वतंत्रता उनको भी होती है जो प्रिजनर्स होते हैं। चुनाव लड़ने के अधिकार के ऊपर मैं एक बार क्लैरिफिकेशन दे दूं। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर दिया गया है। इसके अंदर चुनाव लड़ने की एक फिक्स्ड आयु होती है। जैसे विधानसभा का चुनाव लड़ना है 25 साल, लोकसभा का चुनाव लड़ना है 25 साल की आयु होनी चाहिए, कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब व्यक्तियों को नहीं मिली हुई है, लेकिन जो लोग इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं उन सबको मिली हुई है। पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 21 वर्ष की आयु है। वोट देने का जो अधिकार है वो सबको मिला हुआ है। वो कितने वर्ष को आयु को मिला हुआ है? 18 से ऊपर। बाकी इस देश में चाहे बच्चे हो, उन सबको भी घूमने की स्वतंत्रता है। भेदभाव के विरुद्ध उनका भी अधिकार है, और कानून के समक्ष जो स्वतंत्रता है वो भी उनका अधिकार है। तो आंसर यहाँ पे सी है, क्योंकि जो वोट देने का अधिकार और जो चयन होने का अधिकार है वो सबको नहीं मिला हुआ है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे होंगे। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? ओबीसी के लिए जो आरक्षण है वो कहाँ है? तो जो एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण है, वैकेंसी वगैरह में, वो 16(4) में दिया हुआ है। और वैसे आरक्षण, समान आरक्षण की जो बात है वो सी में है। तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) ये दो धाराएं हैं संविधान की जिसके अंदर ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत एक मानवाधिकार के साथ एक मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो मानवाधिकार भी है, और अब हमारे यहाँ एक मौलिक अधिकार भी है। 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 के दौरान पूछा हुआ ये क्वेश्चन। भारत के संविधान में संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? अभी मैंने आपको बताया था 86 और 1 अप्रैल 2010 से वो लागू हुआ है। आंसर है ये, सेम 2011 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट्स आर द क्लेम्स अगेंस्ट द सिटीजन्स, rights are the privileges which are incorporated in the constitution of a state, rights are the claims of the citizens against the state, rights are the privilege of few citizens against many। तो शुरू में मैंने आपको बताया था, और एक स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी एक स्टेटमेंट था, जो अधिकार हैं वो नागरिकों को मिले हैं। एक ऐसी सुरक्षा है जो नागरिक
सरकार के विरुद्ध क्लेम कर सकते हैं। तो राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। नागरिकों को राज्य के विरुद्ध जो मिली हुई सुरक्षा है वो राज्य अधिकारों के फॉर्म में हमारे भाग 3 संविधान में लिखी हुई है, मौलिक अधिकारों में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, पूछा भी हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, बट अब जो बदलते पैटर्न में आप देख सकते हो कि इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्वालिटी में बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस पूछना चाहती है, पूछ सकती है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट के लिए आपको जानना चाहिए था, ठीक है। Which article of the Constitution provides protection to the accused regarding conviction from double and self incrimination? तो अनुच्छेद 20 के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो अनुच्छेद 20 में 3 भाग है। 20(1) ये कहता है कि मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कृत्य किया जिसके लिए कोई कानून नहीं जो उसको पनिश करती हो, आज कल को कानून बनाता है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में कानून बना के पीछे किए गए किसी काम के लिए किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी सकती। यह है 20। 20(2) ये बोलता है, 20(1) में ये था, 20(2) ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार किए गए अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक ही अपराध के लिए 2 बार किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते, इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। तो डबल जियोपार्डी संभव नहीं है 20(2) के होते हुए, डबल जियोपार्डी को बैन किया हुआ है अनुच्छेद 20 ने। 20(3) ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध कोई ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसको आपराधिक मामले में फंसा दे। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी स्वयं किसी को कोई आपराधिक मामले में अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए आप देखते हो पुलिस वाले के सामने दी गई किसी भी स्टेटमेंट को अदालत मानती नहीं, क्योंकि जबरदस्ती मजबूर करके भी वैसे स्टेटमेंट लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के अंदर सुरक्षित है? वो है अनुच्छेद 20 के अंदर। और ये अनुच्छेद 20 है, ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड निलंबित नहीं होता। भारत के संदर्भ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। तो वो पेन वाला एग्जांपल याद करिए, या जो चावल हम खरीद रहे थे कि अगर आपने जैसे ही पैसे दिए तो अगर आपका राइट है तो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट और ड्यूटी एक साथ जाते हैं। राइट्स आर रिलेटेड विथ ड्यूटी, जहां अधिकार है वहां किसी की ड्यूटी होगी। और अगर आपके पास राइट है तो आपके ऊपर कोई ना कोई ड्यूटी होगी। सिर्फ और सिर्फ राइट आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास संवैधानिक अधिकार है तो संवैधानिक कर्तव्य भी है। तो राइट जहां होते हैं वहां ड्यूटी भी होती है। आपका अधिकार है तो किसी और का कर्तव्य होगा ही होगा, वरना वो फुलफिल कौन करेगा। अगर आप अधिकार का मतलब क्या होता है? क्लेम। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो किसी से तो करेंगे, क्लेम कोई तो पूरा करेगा आपका, ठीक है। तो राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज, इसका आंसर है ये है ए में जाएगा। राइट कर्तव्य के साथ संबंध में एक साथ है, कोरिलेटिव है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है ऐसे सामान्य रूप से, तो 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करना पुलिस वाले की मजबूरी है और एक संवैधानिक प्रावधान है। 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने उस गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करना है सामान्य रूप से। लेकिन अगर उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस वाले चाहे तो 3 महीने तक भी बिना पेश किए हुए रह सकते हैं। तो ये जो अधिकार है 24 घंटे का, वो किसको नहीं मिलता है? एनिमी एलियन को और वैसे लोगों को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर गिरफ्तार किए गए। तो जो अधिकतम सीमा है वो कितने दिन की है? वो है 3 महीने की सीमा है। बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक कमेटी बैठेगी, फिर वो बढ़ाएगी 3 महीने तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर कानून के शासन की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस अनुच्छेद के अंदर है? मैंने आपको बताया था कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके जगह लिखा क्या है हमारे संविधान में? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट इस ओपिनियन की है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कि अनुच्छेद 21 में लिखा है उसका मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही होता है। फर्क दोनों में इतना है कि जहां भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है तो अदालत के सामने कोई मामला पहुंचता है तो अदालत ये जानते हुए कि कानून सही है या गलत उसमें नहीं जा सकती। कानून को चेक करने का पावर अदालत के पास नहीं होता, जो लिखा है वही फॉलो करना है। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो गया। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि अगर कानून खुद ही फेयर नहीं है तो उसके बिना पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। कानून का फेयर, फ्री, जस्ट, न्याय संगत होना बहुत जरूरी है। ये चेक किया जा सकता है जहां भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कानून अंधा नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका का है और अब इंडिया में अप्लाई होता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 21 के तहत आंसर आएगा आपका
अनुच्छेद 21 यानी सी। तो इतना था आज के लिए। हमने फंडामेंटल राइट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो आपके पास जो हम टॉपिक्स लेके आएंगे डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य और कुछ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मुद्दे, कार्यपालिका से संबंधित। तब तक बाकी क्लासेस को आप पढ़े, रिवाइज करें, सारे सब्जेक्ट्स को करें, पॉलिटी को भी करते रहें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में। और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आपको ज्वाइन तो करना ही है चैनल। हम बहुत मेहनत से कंटेंट बना रहे हैं, रिलेवेंट बना रहे हैं, और कोशिश ये है कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प आपको कर सके। टिल देन, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड और